जादुई रिक्शा। भोला और उसकी पत्नी कम्मो दोनों मजदूरी करके अपना और अपने दोनों बच्चों बंटी और बबलू का पेट पालते थे। बंटी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसके माता पिता की इच्छा थी कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करे। बबलू दिन भर इधर उधर घूमता था। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक बार भोला की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो कई दिनों से काम पर भी नहीं जा रहा था। बबलू बापू की दवा लेकर आया, तब उसने देखा कि उसकी माँ चुपचाप रो रही थी। उससे माँ का रोना देखा नहीं गया। बबलू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, माँ, बापू ठीक हो जाएंगे, क्यों दिल छोटा करती हो? हम दोनों मेहनत मजदूरी करके तुम दोनों को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर अब तेरे बापू की बीमारी ने हमें किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ, मुझे तो वैसे ही पढ़ने का कोई शौक नहीं है, पर हम बंटी की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देंगे। मैं कुछ भी करके बंटी को पढ़ाऊंगा। दूसरे दिन वो अपने दोस्त कैलाश के पास गया और उससे बोला, अब मुझे कुछ काम करना है भैया। यार, आजकल पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम्हें कौन काम देगा? मुश्किल से तो तुमने 10वीं पास किया है। कैलाश ने उसे सलाह दी कि रिक्शा चला लो। रिक्शा कहाँ से खरीदूंगा? इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? रिक्शा तो तुम्हें मैं दिलवा सकता हूँ, पर उसका किराया देना होगा। अगर कमाई होगी तो किराया भी दूंगा। दोनों उसी गली के नुक्कड़ पर रहने वाले केदार के पास गए। केदार ने सारी शर्तों के साथ उसे रिक्शा दे दिया। दूसरे दिन वो सुबह सुबह रिक्शा लेकर निकल गया और देर रात तक लौटा। आते ही उसने माँ के हाथ में सारे पैसे थमा दिए। माँ, अगर मैं भी बंटी की तरह दिल लगाकर पढ़ता तो रिक्शा ना चलाना पड़ता। उसकी माँ ने उसके अंदर आए हुए बदलाव को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। बेटा, इतनी मेहनत करके तो तुम कुछ ही समय में अपना खुद का रिक्शा भी खरीद लोगे, लेकिन साथ साथ तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ईमानदारी से काम करने में कोई शर्म नहीं है। दूसरे दिन से बबलू पूरी ईमानदारी से रिक्शा चलाने लगा। धीरे धीरे कुछ ही सालों में उसने अपना खुद का रिक्शा भी खरीद लिया। एक दिन जब वो रात को सवारी पहुंचाकर आ रहा था, रात काफी अंधेरी थी, तभी उसने देखा कि सड़क पर एक आदमी पड़ा तड़प रहा है। शायद उसको बहुत चोट आई थी। उसने तुरंत उसे उठाकर अस्पताल पहुंचाया और सारी रात वहीं बैठा रहा। सुबह जब उसने आंखें खोली, तब बबलू ने पूछा, अब आपको चोट कैसे लगी? कुछ अपने ही लोगों ने मेरी संपत्ति के लालच में मुझे मार कर मर जाने के लिए छोड़ दिया था। उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और कहा, एक कलम देना। उसने झट से नर्स से मांगकर एक कलम उसके हाथ में पकड़ा दिया। उस व्यक्ति ने कांपती उंगलियों से उस कागज पर दस्तखत कर दिया और बोला, ये मेरी पत्नी तक पहुंचा देना, उस कागज पर पता लिखा है। इतना कहते ही उस व्यक्ति की सांसें उखड़ने लगी। उसने भागकर नर्स को बुलाया, लेकिन तब तक उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। उसने लिखे हुए पत्ते पर सूचना दे दी। सारी कार्यवाही होने के बाद वो भी उनकी अंतिम क्रिया में शामिल हुआ। उसके बाद उसने उनकी पत्नी को वो कागज दे दिया। वो कागज देखते ही उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और बोली, इन्हीं कागजों पर हस्ताक्षर की वजह से उनकी जान चली गई। तुम हमारे जीवन में देवदूत बनकर आए हो। इस कागज के ना मिलने पर हम बेघर हो जाते। तुम्हें ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। उस दिन जब बबलू घर आया तो बहुत थका था। इतने दिनों से कुछ कमाई नहीं हुई क्या? बबलू ने माँ को सारी बातें बताई।
वो खाना खाकर सो गया। जब सुबह सुबह वो अपना रिक्शा निकालने गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिक्शे का जो भाग लोहे और स्टील का था वो पूरा सोने का हो गया था। वो भागा हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ बापू सभी ने देखा और हैरान रह गए। बबलू सुन, इसका छोटा सा टुकड़ा ले जाकर सुनार को बेच दे। बबलू जब सुनार के यहाँ गया तो उसने उसे बहुत सा रुपया दिया। बबलू घर आया तो सबसे पहले उसने अपना रिक्शा घर के अंदर एक चादर से ढक दिया। माँ, अब हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सोने का रिक्शा है। वो रिक्शे का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर बेच देता। वो जिस जगह से रिक्शे का पार्ट निकालता उस जगह तुरंत नया पार्ट लग जाता। भोला और कम्मो बहुत खुश थे। बंटी मन लगाकर अपने पढ़ाई में जुट गया था। बबलू ने अपनी एक मोटर पार्ट्स की दुकान भी खोल ली थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने पुराने घर को बेचकर एक आलीशान कोठी खरीद ली। उन्होंने एक गाड़ी भी खरीद ली। घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। भोला और उसकी पत्नी नौकरों से भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अपना सारा समय भजन कीर्तन और दान दक्षिणा में लगा देते थे। घर में रोज गरीबों में बांटने के लिए खाना बनता था। बबलू बड़ा आदमी जरूर बन गया, लेकिन वो अपनी गरीबी के दिन और सभी दोस्तों को नहीं भूला था। सबकी मदद करता था। केदार, जिसका रिक्शा उसने पहले किराया पर लिया था, वो उसके रिक्शा खरीद लेने से वैसे ही चिढ़ा हुआ था। जैसे उसने देखा कि आजकल वो अपना रिक्शा नहीं चलाता और ना ही उसकी माँ काम पर जाती है और बबलू के रहन सहन में भी काफी बदलाव आ गए हैं। वो गाड़ी में चलने लगा तो उसने बबलू का पीछा किया। सारी सच्चाई जानने के बाद एक रात वो बेचैन होकर उसके घर में चोरी करने के इरादे से कूद गया। जैसे ही उसने रिक्शे को हाथ लगाया, उसके ऊपर तनादन डंडे बरसाने लगे। वो चीखने चिल्लाने लगा। तब सबकी नींद टूटी। सबने आकर देखा कि एक डंडा उसको पीट रहा है। बंटी और बबलू खूब हंस रहे थे। अरे अब बस करो। उसके इतना कहते ही डंडा रुक गया और बोला, यह बात किसी से बताई तो वहीं आकर पीटूंगा। केदार वहां से सिर पर पैर रखकर भाग निकला। बबलू कभी कभी अपना सोने का रिक्शा लेकर उस पर अपने माँ बापू को बैठाकर घूमने निकलता तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। जादुई सोने के रिक्शे ने उस परिवार को उनकी नेकी और भलाई का फल दे दिया था। जादुई तकिया। मोनू जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसके लिए एक तकिया बनवाया था जो बहुत ही छोटा था। उसके अंदर माँ ने राई भरी थी। मोनू को अपना वो तकिया बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे वो छोटा तकिया निकाल दो, मैं वही तकिया लूंगा। मोनू, लेकिन वो तकिया तो बहुत छोटा है। हाँ, तो आप उसमें और राई भरकर बड़ा कर दो। माँ के बहुत समझाने पर भी मोनू नहीं माना। मजबूरी में माँ उस तकिया को और बड़ा कर देती है। अपने बचपन का तकिया देखकर मोनू बहुत खुश होता है और रोज उसी पर सर रखकर सोता है। एक बार मोनू का दोस्त बहुत बड़ी सी खिलौने का कार लेकर आता है जो कि बहुत महंगी होती है। तो मोनू भी घर आकर कार लेने की जिद करता है। माँ, मुझे वैसे ही कार चाहिए। मोनू, वो कार बहुत महंगी है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ के मना करने पर मोनू बहुत रोता है और जाकर अपने कमरे में उसी तकिए में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पास वही खिलौने वाली कार है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसे रात भर खेलता रहता है। दूसरे दिन सुबह ही वो कार गायब हो जाता है। फिर एक दिन मोनू स्कूल जाता है
और अपने किसी दोस्त के पास बहुत सुंदर और महंगा बस्ता देखता है और घर आकर माँ से बस्ता खरीदने की जिद करने लगता है। मोनू, ये रोज रोज क्या नई नई मांग करने लगते हो? माँ, आप लोग मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं दिलाते। ये सुनकर मोनू की माँ उसे बहुत डांटती है। थोड़ी देर बाद रो रो कर मोनू उसी तकिए पर सर रखकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वही होता है, उसे अपना पसंदीदार बस्ता मिल जाता है और मोनू बहुत खुश होता है। लेकिन सुबह बस्ता फिर गायब हो जाता है। रोज इसी तरह चलता रहता। वो माँ से कुछ मांगता, नहीं मिलने पर रोता और तकिया उसे वही चीज दे देता। उसे लगने लगता है कि ये तकिया बहुत जादुई है और वो रोज रोज नई मांग करने लगता है। कभी खिलौने, कभी कपड़े, कभी बैग, कभी बॉटल। एक दिन माँ उसे ऐसे अकेले खेलते देख लेती है। वो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अब वो मोनू पर नजर रखने लगती है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मोनू, तुम रोज रात को क्या अकेले अकेले खेलते रहते हो? आपको पता है माँ, ये जो तकिया है वो जादुई तकिया है। मैं आपसे जो भी मांगता हूँ ये मुझे तुरंत दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत साधारण तकिया है। पर मोनू उसकी बात नहीं मानता। मोनू की माँ मोनू के पापा को ये सारी बातें बताती हैं। मुझे लगता है कि मोनू को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों अगले ही दिन जाकर डॉक्टर से बात करते हैं। मोनू का बहुत सी टेस्ट होते हैं और डॉक्टर उसे बहुत सारे बातें पूछते हैं। फिर उन्हें पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। असल में मोनू को हमेशा कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती थी, लेकिन उसे उसके माता पिता हर चीज नहीं दिला पाते थे, जिस कारण मोनू उन चीजों की कल्पना करने लगता है। बहुत दिन तक मोनू का इलाज चलता रहा और वो ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाया, मोनू, ऐसे हर एक चीज की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तुम्हारी माता पिता हर एक जरूरी चीज तो दे ही देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलता है कि माता पिता को भी अपने बच्चे के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चे आजकल हर चीज को जल्द से जल्द पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को बिना डांटे प्यार से समझाएं।